हेलो गाइस, मेरा नाम है विकास। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री में ये जाना था कि आखिर किस किस लोकेशन से ये लोग इंडिया में आए, इन्होंने अपना पहला सेंटर कहाँ पे बनाया, और साथ ही साथ में हमने पोर्तुगीज और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्कस किया था। तो हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं इस वीडियो में, ठीक है। शुरुआत करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और इस कंपनी से रिलेटेड मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो मुझे ये जवाब देना है आपको कि मुंबई में जो सिक्के ढाले जाते थे, मुंबई में जो कॉइन्स वहां पे छपते थे, उनको पूरे मुगल एम्पायर में चलाने के लिए किसने शाही फरमान जारी किया था। याद रखिएगा, मुंबई में ढाले गए सिक्कों को पूरे मुगल एम्पायर में चलाने के लिए किस मुगल राजा ने शाही फरमान जारी किया था। तो आपको इसका जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा, पर अगर आपको आता है तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। शुरुआत करते हैं हम ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स जो आए थे वो आए थे 1608 में, और इन्होंने 300 साल लगभग 300 साल इंडिया में रहे हैं। तो 300 साल रहने का मतलब है 1947 तक ये इंडिया में रहे, 1608 से लेकर तो 1947 एडी तक, ठीक है। इंग्लैंड की ये कंपनी थी। 1599 में जॉन मिल्ड्यू हॉप करके एक पर्सन था जो कि इंडिया में सबसे पहले आया था, और इस कंपनी का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है 1600 में, 1600 में इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इंग्लैंड में जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो उस समय वहां की महारानी एलिजाबेथ थी, और इंडिया का जो रूलर था वो था अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का फुल फॉर्म जो था, मतलब इस कंपनी का नाम जो था वो था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, EIC। ये पूरा झांकी मारने के लिए इसका आपको याद नहीं रखना, आपको इतना याद रखना है EIC, ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी को चलाने वाले कोई गवर्नमेंट नहीं थी पहले तो, फिर उसके बाद में गवर्नमेंट आएगी। पहले प्राइवेट थी ये कंपनी। तो इस प्राइवेट कंपनी में शेयर्स थे, और इस शेयर्स को या फिर इस कंपनी को लीड करने वाले जो थे वो 24 लोग हुआ करते थे, जिनमें से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी हुआ करते थे। फर्स्ट गवर्नर जो थे वो थे थॉमस स्मिथ, ठीक है। तो याद रखना आपको, प्राइवेट कंपनी थी शुरुआत में, 24 लोग थे उसमें, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हुआ करते थे। फर्स्ट गवर्नर थॉमस स्मिथ थे। फिर थोड़े दिन बाद में जब ये कंपनी इंडिया में एस्टेब्लिश हो गई, अच्छे से स्टेबल हो गई, तो एलिजाबेथ ने 15 साल का मोनोपोली चार्टर दे दिया इस कंपनी को कि इस कंपनी के अलावा कोई भी इंडिया से ट्रेड नहीं कर सकता, इंडिया में कोई भी कंपनी नहीं खोल सकता, और इसे कहा जाता है चार्टर। तो चार्टर दिया था उन्होंने मोनोपोली का 15 साल का। फिर थोड़े दिन बाद में किंग जेम्स ने 1609 में कंपनी को इनडेफिनिट टाइम के लिए मोनोपोली का हक दे दिया, मतलब उस कंपनी के अलावा वहां पर कोई और ट्रेड कर ही नहीं सकता। और ये किया था उन्होंने 1600 से लेकर तो 1813 तक में, ठीक है। इतने टाइम तक के लिए वहां तक मोनोपोली रहेगी। फिर उसके बाद में हम आगे देखेंगे क्या चेंजेस होते हैं। अब बात करते हैं इनके इंडिया में सेंटर्स की। तो देखिए, जिस शिप से आए थे उसका नाम था रेड ड्रैगन, और ये केप ऑफ गुड होप होते हुए ही आए थे इंडिया में, और इन्होंने अपना पहला सेंटर मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1611 में खोला था। मद्रास में इनका जो फोर्ट था उसका नाम था सेंट जॉर्ज। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसे किसने बनवाया था। सूरत में जो इनका सेंटर था वो बना था 1613 में। तो 1613 में सूरत में इनका सेंटर बना, 1611 में मसूलीपट्टनम में इनका सेंटर बना। तो आपको बिल्कुल ध्यान से एक एक शब्द को याद रखना है। शिप का नाम रेड ड्रैगन था। मसूलीपट्टनम में 1611 में इन्होंने अपना पहला सेंटर खोला, और 1613 में सूरत में इन्होंने अपना सेंटर खोला। बात करते हैं इनके इंडिया में सेंटर्स के डेवलपमेंट की। तो देखिए, इनके सेंटर्स के डेवलपमेंट हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, नॉर्थ इंडिया में और साउथ इंडिया में। तो पहले हम नॉर्थ इंडिया में बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में मुगल एम्पायर था, और उस वक्त इंडिया में जो रूलर थे वो थे जहांगीर। जहांगीर 1605 से लेकर तो 1625 तक इंडिया में थे, रूल था उनका। जहांगीर से जो परमिशन लेने पर्सन आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से वो था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर के सामने जाकर टर्किश लैंग्वेज में उनसे बात करी, और इस बात से जहांगीर बड़ा खुश हो गया कि भाई कोई अंग्रेज जो है वो टर्किश लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो इस चक्कर में उन्हें मनसब दिया गया 400 रुपए का मनसब दिया गया। अब उस समय रुपए तो चलते नहीं थे, तो 400 मनसबदार दी गई उन्हें, और उन्हें इंग्लिश खान की उपाधि से उन्होंने नवाजा। तो इंग्लिश खान उन्हें कहा गया और 400 उन्हें मनसब दिए गए। टर्किश लैंग्वेज में इन्होंने बात करी थी। जहांगीर से इन्होंने कंपनी खोलने की या फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगी, और 1613 में इन्होंने सूरत में कंपनी खोली। इसके जो चीफ थे, इस कंपनी के जो चीफ थे उस समय वो थे थॉमस अर्ल डर्थ। तो थॉमस अर्ल डर्थ फैक्ट्री जो इन्होंने खोली थी इंडिया में, उसके पहले चीफ थे। इनका अब ट्रेड जो है वो बस मुगल एम्पायर में ही चल रहा है, तो ये चाहते थे पूरे ऑल नॉर्थ इंडिया में अपना ट्रेड का परमिशन। तो इसके लिए जेम्स का एक एम्बेसडर था, राजदूत था, जिसका नाम था थॉमस रॉय। थॉमस रॉय जहांगीर के
टाइम में उनके पास में गया और उनसे पूछा कि मुझे पूरे नॉर्थ इंडिया में ट्रेड की परमिशन चाहिए, और जहांगीर ने उन्हें पूरे नॉर्थ इंडिया में ट्रेड की परमिशन दे दी। इस तरह से इस कंपनी ने पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना ट्रेड का जाल बिछा लिया। अब बारी आती है औरंगजेब की। औरंगजेब 1658 से लेकर तो 1767 तक रहे। 1651 में बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री खोली हुगली में। उस वक्त जो बंगाल के हेड हुआ करते थे, जो गवर्नर हुआ करते थे, वो थे शाह सुजा। शाह सुजा जो हैं उन्होंने निशान नाम की एक पॉलिसी निकाली थी, जिसके थ्रू इस कंपनी को ओनली 3000 रुपीज पर ईयर का देकर पूरे व्यापार की अनुमति मिल गई। देखिए आज तो 3000 रुपए कुछ नहीं है, पर उस समय ये काफी बड़ा अमाउंट हुआ करता था। ओनली 3000 रुपए साल का देकर इन्होंने बंगाल में अपनी कंपनी को चलाया। 1668 में क्या होता है कि अंग्रेजों की लड़ाई हो जाती है औरंगजेब के साथ, और औरंगजेब इस लड़ाई में जीत जाता है, जिसकी वजह से अंग्रेजों को उनसे माफी मांगना पड़ती है। इसके बाद में 1698 में बंगाल में 3 गांव थे, कैलीकट, सुतमती और गोविंदपुर। इन तीनों गांवों को मिलाकर कलकत्ता बनाया गया, और यहाँ के जो जमींदार थे उनका नाम था जेब चर्नोक। इन्होंने यहाँ पर फोर्ट विलियम बनाया। तो फोर्ट विलियम किसने बनवाया था? जोब चौर्नक ने, जो कि कहाँ के जमींदार थे? कैलीकट, सुतनती और गोविंदपुर के। इन तीनों गांवों को ही मिलाकर कलकत्ता बनाया गया था। अब उसके बाद में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद में जितने भी इनके रूलर्स आएंगे वो बड़े ही कमजोर रहेंगे, और उनकी ही नीति की वजह से पूरा नॉर्थ इंडिया अंग्रेजों के कब्जे में आएगा। 1717 में क्या होता है कि फर्रुखशियार नाम का एक राजा आता है। इसे हम घृणित कायर या फिर हम बोले इसे डरपोक इसे कहा जाता था, फर्रुखशियार को। तो इसने एक रॉयल डिक्री या फिर हम कहें शाही फरमान जारी किया, जिसमें अंग्रेजों को अगर इंडिया में व्यापार करना है तो उन्हें 3000 रुपए बंगाल के, 10,000 रुपए सूरत के, और मुंबई में जो ढाले गए सिक्के थे उन्हें पूरे मुगल एम्पायर में चलाने की अनुमति मिल गई। अब क्योंकि इसी शाही फरमान की वजह से इतना बड़ा एरिया इंडिया ने अंग्रेजों को दे दिया 3000 रुपए, 10,000 रुपए में, और मुंबई में ढाले हुए सिक्कों को पूरे मुगल एम्पायर में चलाने की परमिशन मिल गई। तो इसी वजह से इस शाही फरमान को, इस रॉयल डिक्री को मैग्ना कार्टा ऑफ कंपनी कहा जाता है, क्योंकि इसी के थ्रू अंग्रेजों को पूरे इंडिया में अपने पांव पसारने का मौका मिला। जो फर्रुखशियार थे इनसे कई लोग मिलने आए थे, जैसे कि जॉन सरमन और डॉक्टर हैमिल्टन। ये डॉक्टर हैमिल्टन जो है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, क्योंकि इन्होंने ही फर्रुखशियार से इन सब चीजों की डिमांड रखी थी। मेजर फैक्ट और याद रखना है कि जो गोल्डन डिक्री, स्वर्ण फरमान जो जारी किया गया था, वो किया गया था गोलकुंडा के रूलर के थ्रू। गोलकुंडा के राजा ने 500 पगोड़ा मांगे थे अंग्रेजों से अपने एरिया में ट्रेड के लिए। अंग्रेजी हुकूमत बस यहीं तक नहीं रुकी, अंग्रेजी हुकूमत साउथ इंडिया में भी अपने पांव पसार रही थी। 1639 में 1639 में फ्रांसिस दे ने मद्रास के जो राजा थे, चंद्रगिरी के किंग थे, उनसे उस जमीन को लीज पर लिया और फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। फोर्ट सेंट जॉर्ज को बनाने वाले कौन थे? फ्रांसिस दे। और इसे ही सेंटर ऑफ साउथ इंडिया ट्रेड कहा जाता है ना। तो साउथ इंडिया में ट्रेड का सेंटर किसने बनाया? याद रखिएगा, फ्रांसिस डी ने। और किससे उधार ली थी उन्होंने जमीन? मद्रास के चंद्रगिरी राजा से इन्होंने ये उधार में ली थी। अब आपको एक चीज बताता हूं जिससे आपको सुन के मजे भी आएंगे। 1661 में ब्रिटेन के राजा किंग चार्ल्स फर्स्ट ने पुर्तगाली एक राजकुमारी थी, एक प्रिंसेस थी, कैथरीन, उनसे इन्होंने शादी की। अब कैथरीन से शादी करने के बाद में जो पोर्तुगल के राजा थे उन्होंने क्या किया कि जो बॉम्बे था, मुंबई क्योंकि पोर्तुगीज के कब्जे में था, तो उसे ब्रिटेन के राजा को गिफ्ट में दे दिया। ठीक है, तो किंग चार्ल्स फर्स्ट को डॉवरी में मुंबई मिला था, और इसके लिए ब्रिटेन को ओनली 10 पाउंड का रेंट देना था हर साल। 10 पाउंड का रेंट हर साल देना था, जो कि बहुत ही कम होता था। कुछ फैक्ट बताता हूं कि मुंबई की जो स्थापना की गई है वो की गई है गेरोल्ड ओग्योर के थ्रू। तो गेरोल्ड ओग्योर ने एस्टेब्लिशमेंट किया है मुंबई का। साथ ही साथ में 1687 में सूरत से मुंबई को सेंटर बना दिया गया था। तो 1687 में सूरत से मुंबई को सेंटर बनाया गया। साथ ही साथ में मुंबई को स्थापना किसने की, उसका एस्टेब्लिशमेंट किसने किया? तो गेरोल्ड ओग्योर ने किया है। तो ये था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में किस तरह का उनका रहना रहा, किस तरह से उन्होंने अपना डेवलपमेंट किया। अब हमारी 2 कंपनी और बची है, हम उन्हें भी डिस्कस करके इस लेक्चर को खत्म करते हैं। तो देखिए, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये डेनमार्क की कंपनी थी, और 1616 में डेनिश लोग इंडिया में आए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पहली फैक्ट्री थी 1620 में त्रावणकोर तमिलनाडु में खुली थी, और 1676 में 1676 में सेकंड फैक्ट्री श्रीरामपुर बंगाल में इन्होंने खोली थी।
ठीक है, इसके डेनिश के वैसे हमें कुछ ज्यादा फैक्ट याद रखना नहीं है, तो कुछ फैक्ट है इन्हें याद रखिए और आगे निकलते हैं हम। तो और 1845 में इन्होंने अपनी सारी कंपनीज को ब्रिटिशर्स को बेचकर ये दूसरी जगह पर चले गए थे। तो आपको याद रखना है, डेनिश डेनमार्क की कंपनी थी। 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री 1620 में त्रावणकोर तमिलनाडु में, दूसरी फैक्ट्री श्रीरामपुर, और 1845 में इन्होंने अपनी सारी कंपनी बेचकर ये चले गए थे। तो आपको एक चीज याद रखना है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी, PDBDF। देखिए PDBDF के हिसाब से जो पहले आए थे वो पोर्तुगीज थे, फिर डच आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर डेनिश एंड लास्ट में आए फ्रेंच। तो हमें अब इसी कंपनी को डिस्कस करना है जो कि है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए इंडिया में सबसे लास्ट आने वाली कंपनी में से कोई कंपनी है तो वो है फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। 1664 में इन्होंने अपनी कंपनी देस इंतेस ओरिएंटलेस के नाम से खोली थी। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रहा हूं, पर इसका नाम ही यही है। तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी को किंग लुइस 14 और उनके फाइनेंस मिनिस्टर कैलबर्ट, ये जो कैलबर्ट है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि इन्होंने ही जो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी है इसका बैकग्राउंड डिजाइन किया है। तो आपको बस छोटी मोटी बातें याद रखना है कि किंग लुइस 14 और उनके फाइनेंस मिनिस्टर कैलबर्ट के थ्रू इस कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। साथ ही साथ में जितनी भी यूरोपियन कंपनीज आई उनमें से जो फुल्ली गवर्नमेंट कंपनी थी वो थी फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले जितनी भी कंपनियां थी वो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से प्राइवेट थी, पर ये कैसी थी, पूरी गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं इनके मेन सेंटर्स की, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के मेन सेंटर्स की। तो देखिए 1668 में 1668 में ये लोग इंडिया में आए और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1668 में सूरत में खोली थी, ठीक है। और इनकी जो सेकंड फैक्ट्री थी वो थी मसूलीपट्टनम में 1669 में, 1669 में इन्होंने अपनी ये कंपनी खोली थी। 1674 में फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी का फाउंडेशन रखा था। तो फ्रांसिस मार्टिन ने किसका फाउंडेशन रखा था, पौंडीचेरी का। तो आपको इनके सेंटर्स में कुछ ज्यादा याद नहीं रखना है, बस आपको इतना याद रखना है कि जो इनकी पहली फैक्ट्री थी वो सूरत में और दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में, ठीक है, बस इतना याद रखना है। अब इनके डिक्लाइन की बात करते हैं कि आखिर इनका डिक्लाइन कैसे हुआ, आखिर ये इंडिया से गायब कैसे हो गए। देखिए जो मेन वजह थी वो ये थी कि इन्होंने ओनली पहली बात तो बिजनेस पे ध्यान दिया, पर एक बार एक विस्तारवादी सोच वाले इंसान आए, मतलब जो अपने एम्पायर का एक्सपांशन करना चाहते थे, उनका नाम था डुप्लेसिस। ये उस समय फ्रांस के गवर्नर थे, मतलब गवर्नर इंडिया में जो फ्रांस के गवर्नर थे वो थे ये। और डुप्लेसिस ने क्या किया, अपने एम्पायर का एक्सपांशन करना चाहा और इन्होंने इस चक्कर में इंडिया के जो इंटरनल अफेयर्स थे उनमें इन्होंने इंटरफेरेंस करना शुरू किया। इसके लिए इन्होंने क्या किया कि जो इंडिया के जो राजा वगैरह थे, अब उनमें क्या करना है, आपस में फूट डालनी है और उनमें फूट डालकर उन्हें सब्सिडरी अलायंस का पार्ट बनाना है। देखिए सब्सिडरी अलायंस जो है वो लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी एक्चुअल में, बट उससे पहले जिसने स्टार्ट की थी वो थे डुप्लेसिस। तो डुप्लेसिस जो फ्रांस के गवर्नर थे उन्होंने ये चीज शुरू की थी और इन्होंने फूट डालो राज करो वाली नीति को अपनाया था, सब्सिडरी अलायंस को इन्होंने अपनाया था। कि इसी विस्तारवादी सोच की वजह से ये कंपनी धीरे धीरे डूबती जा रही थी क्योंकि लोगों का भरोसा उठता जा रहा था इस कंपनी से। साथ ही साथ में इन्होंने ट्रेडिंग और पॉलिटिकल एम्बिशंस को अपनाना शुरू किया, इनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी थी और इसी वजह से इनके कॉन्फ्लिक्ट होने लगे ब्रिटेन के साथ में, और जिसका परिणाम हुआ कर्नाटिक वॉर्स, जिन्हें हम कर्नाटक युद्ध कहते हैं। सो ओके गाइस, आप इस लेक्चर को रिवाइज कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। साथ ही साथ में आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर तीनों करना है आपको, ठीक है। कमेंट में आपको उस क्वेश्चन का आंसर या फिर आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप लिख के मुझे बता सकते हैं। इसके बाद आने वाले टाइम में हम ब्रिटिशर्स का एक्सपांशन पढ़ेंगे कि आखिर उन्होंने किस तरह से अपने आप को एक्सपांड किया पूरे इंडिया में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आप चाहें तो नो वन निखिल द लर्निंग ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर जो चीजें ढूंढते हैं आपको वो एक ही जगह पर मिल जाया करेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।